हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में हम अपने 3 टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं, जिनके नाम है, पहला था कार्यालय हिंदी, स्वरूप एवं पत्राचार, दूसरा था हिंदी भाषा के विविध रूप और तीसरा था हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। आज इसका हम लास्ट भाग पढ़ेंगे, हिंदी भाषा कंप्यूटिंग। इसके तीनों भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका अंतिम भाग जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हिंदी भाषा कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है गणना करना। इस प्रकार इसका संबंध गणना करने से है। मनुष्य प्राचीन काल से अपने हिसाब किताब में गणना करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करता रहा है, जिसका उदाहरण है मिस्र के पिरामिड, लंबी सड़कें, नहरें, बांध एवं भव्य उच्च भवन। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है और उसका अर्थ है गणना करना। अर्थात इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हमारा कंप्यूटर शुरू में बना था तो उसका उद्देश्य सिर्फ गणना करना था, यानी गिनती करना। मनुष्य प्राचीन काल से ही हिसाब किताब गणना के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग तो करता ही रहा है। जैसे मिस्र के पिरामिड, लंबी सड़कें, नहरें, बांध इतने सटीक तरीके से बने हैं कि बिना गणना के द्वारा उनका ऐसा बनना संभव ही नहीं था। इसीलिए इससे हमें ये अनुमान होता है कि गणना करने के ही कारण इसका इतना सटीक रूप सामने आया है। विश्व के पास सूक्ष्म और अचूक गणनाएं फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब विश्व के पास जब इतनी सूक्ष्म अचूक गणनाएं थी, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कंप्यूटर की? तो इसका कारण है विशेष परिस्थितियां। क्या थी वो विशेष परिस्थितियां, ये देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यह अनुभव किया गया कि कोई भी देश जब तक बेहतर सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका दबदबा नहीं बन सकता। इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा जाए। वायुयानों और लंबी दूरी तक मार करने वाले परीक्षास्त्रों का सामना करने के लिए आवश्यक था कि ऐसी क्षमता विकसित की जाए जिससे अपने लक्ष्य पर आक्रमण किया जा सके। इसकी पूर्ति के लिए रडार प्रणाली का आविष्कार हुआ। इसके बाद आवश्यकता पैदा हुई कि तोपों और रडार द्वारा बनाए गए लक्ष्य पर केंद्रित किया जाए, ताकि सही स्थान पर गोलीबारी करके शत्रु के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें देखा गया कि जो हमारी तोप गोलाबारी थी वो सटीक निशाने पे लगे, तो उनके लिए उन्हें एक सटीक गणना की आवश्यकता हुई। इसीलिए इन्हें कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए कठिन और अचूक तथा शीघ्र से हो सकने वाली गणना की इन्हें आवश्यकता हुई। मनुष्य की क्षमताएं तो इतनी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं सीमित थी। इसके लिए एक ऐसी मशीन की आवश्यकता खड़ी हुई जो बिना किसी गलती के बड़ी से बड़ी गणनाएं कर सके। इसी दिशा में सबसे पहला प्रयास कब हुआ? 1942 में बैलिस्टिक लैब ने मूर स्कूल के सहयोग से यह कार्य प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब प्रारंभ हुआ? 1942 में बैलिस्टिक लैब ने मूर स्कूल के सहयोग से कार्य आरंभ किया और सन 1946 में निर्मित कंप्यूटर इनियाक गणना करने और सूचियां बनाने में सक्षम हुआ। पहले यह गणितीय कार्य करता था और आज यह 90% अगणितीय कार्य करता है। अर्थात जब 1942 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1946 में पहला निर्मित हुआ कौन सा कंप्यूटर? इनियाक, जो कि सिर्फ गणना और सूचना बनाने के लिए था, क्योंकि उनका उद्देश्य उस टाइम सिर्फ गणना करना ही था। लेकिन धीरे धीरे इसका इतना विस्तार हो गया, इतना विस्तार होगा कि आज जिस कार्य के लिए बना था वो तो बस 10% होता है और 90% ये अन्य कार्यों में यूज होता है। आगे देखिए, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के विविध अंग होते हैं, जिनमें 2 प्रमुख अंग हैं। वो कौन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सभी जानते हैं। तो जानते हैं हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के कल पुर्जों, मशीनों आदि को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। टर्मिनल, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, टेप ड्राइव आदि कंप्यूटर के हार्डवेयर है। इस तरह से हार्डवेयर कंप्यूटर का क्या है? एक शारीरिक ढांचा है। तो जो भी हम कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम अपनी आंख से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, उसका जो बाहरी ढांचा है वो सभी क्या है? उसके हार्डवेयर है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को सक्रिय करने अथवा चलाने के लिए जिन विशेष निर्देशों की आवश्यकता होती है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जिन्हें हार्डवेयर द्वारा पर चलाया जाता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर केवल एक निर्जीव मशीन है।
सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में जान डाली जाती है, अतः सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा कहा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हमारा एक शरीर है और शरीर में जब तक आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तब तक हमारा शरीर क्या है, निर्जीव है, और जैसी हमारे अंदर एक आत्मा आती है वैसी हमारा शरीर क्या होता है, संचालित होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर भी क्या है, एक निर्जीव शरीर है, और जब उसमें सॉफ्टवेयर का आगमन होता है तभी वो क्या होता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। दृष्टव्य है कि शरीर और आत्मा पृथक रूप से निरर्थक हैं, दोनों मिलाकर ही सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह से होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है प्रणाली सॉफ्टवेयर, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और दूसरा होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्रामों को कहते हैं जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही हार्डवेयर में जान डालता है, बिना इसके कंप्यूटर एक बेजान मशीन की तरह रह जाएगा। और इसका दूसरा भाग है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या है, ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य करने के लिए इनपुट डाटा की आवश्यकता होती है। इनपुट के साधनों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा हम अपने निर्देश प्रोग्राम तथा इनपुट द्वारा डाटा प्रोसेसर को भेजते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में उन्हें स्टोर करता है। प्रोसेसर हमारे निर्देश तथा प्रोग्रामों का पालन करके कार्य संपन्न करता है। प्रोग्राम का पालन हो जाने पर आउटपुट को स्क्रीन, प्रिंटर आदि साधनों पर भेज दिया जाता है। आगे देखिए, यदि आप प्रोग्राम या आउटपुट या दोनों को भविष्य में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्हें सूचनाओं के संग्रह के माध्यम से जैसे फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क पर भेजकर सुरक्षित कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को रेखाचित्र के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, जो एक कार्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बाद इनपुट, इनपुट में क्या क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के द्वारा हम इनपुट भेजते हैं, फिर प्रोसेसर सीपीयू के द्वारा, और आउटपुट में स्क्रीन, प्रिंटर आदि में, और मेमोरी क्या डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि में प्रयोग होती है। कंप्यूटर के प्रकार, आकार और सुविधा के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो देखिए क्या क्या है। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, आकार में यह बहुत बड़े और अधिक जगह घेरने वाले होते हैं। उन पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति काम कर सकते हैं। इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण बड़ी बड़ी कंपनियां ही उन्हें लेती हैं। आजकल ऐसे कंप्यूटरों की संख्या बहुत कम रह गई है। अब इसके बाद देखिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में मुख्य कंप्यूटरों से छोटे होते हैं, परंतु इनकी ताकत मुख्य कंप्यूटर से ज्यादा कम नहीं होती है। वास्तव में मिनी कंप्यूटर ऐसी कंपनियों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास कंप्यूटर का काम काफी काम होता है, परंतु वे मुख्य कंप्यूटर नहीं खरीद सकी। मिनी कंप्यूटर का मूल्य कंपनियों की पहुंच के भीतर होता है। इन पर एक साथ 10 से 12 व्यक्ति काम कर सकते हैं। सन 1980 के बाद वर्षों में ऐसी तकनीकी आई जिससे कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया और उनकी गति बढ़ गई। तब हमारे जो तीसरा भाग है उसकी उत्पत्ति, वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इनकी कीमत मिनी कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत कम होती है, और आकार में ये इतने छोटे होते हैं कि एक छोटी सी मेज पर आसानी से आ जाते हैं। इन पर एक बार में केवल एक आदमी काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का ही दूसरा रूप पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे संक्षेप में हम लोग पीसी कहते हैं। आईबीएस कंपनी ने सन 1981 में पीसी बनाने की घोषणा की थी। पीसी का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहले पीसी, फिर पीसी एक्ससी तथा अंत में पीसी-80। अब केवल पीसी-80 का ही प्रचलन रह गया है। देवनागरी में वेब के बारे में जानते हैं। विश्व के फलक पर वेब दुनिया के प्रवेश से देवनागरी लिपि भी स्थापित हो चुकी है। इस दृष्टि से नई दुनिया के 24 फरवरी 2000 के अंक में प्रकाशित श्री विकास मिश्र का आलेख वेब दुनिया इंटरनेट के आंगन में हिंदी का अनमोल पुष्प उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं और उनकी लिपियों को विशेषकर देवनागरी की जो उपलब्धि प्राप्त हुई वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारी वेब दुनिया है वो, उसकी जो देवनागरी लिपि स्थापित हो चुकी है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है, नई दुनिया एक पत्रिका को, जिसके 24 फरवरी 2000 के अंक में इसका विकास मिश्र का एक आलेख आया था, जिसमें क्या नाम था, वेब दुनिया इंटरनेट के आंगन में हिंदी का अनमोल पुष्प। यह उल्लेखनीय हुआ
और इसी से इसके बारे में विचार शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा लिखते हैं कि विश्व के इस पहले हिंदी पोर्टल का विकास webdunia.com इंडिया लिमिटेड ने किया, जो 23 सितंबर 1999 को इंटरनेट पर उपलब्ध हो गया। इस पोर्टल के जनक कौन थे? विनय छजलानी। इनका उद्देश्य क्या था इस पोर्टल को लाने का? कि हिंदी भाषी परिवार की इंटरनेट की जरूरतों की पूर्ति करना। सारे काम अंग्रेजी में हो रहे थे कंप्यूटर में, तो हिंदी भाषी जो लोग थे उनको दिक्कतें आती थी कंप्यूटर पे, तो इनका उद्देश्य था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी परिवार है, उनको भी सुविधाएं और वह देवनागरी लिपि में अपने कार्य कर सकें। इस पोर्टल के आगमन से इंटरनेट पर देवनागरी की शक्ति और संभावनाएं उजागर हो गई। अल्पकाल में यह साइट अत्यंत लोकप्रिय हो गई, जिसके माध्यम से वेब दुनिया समाचार, संस्कृत, मनोरंजन, ई व्यवसाय सहित अनेक क्षेत्रों में ये आगे बढ़ा है। आगे देखिए, भाषाई समाचार पत्र नई दुनिया को लाने का श्रेय इससे ही है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप देखिए कि वर्ष 1997 में इंटरनेट में पहले भारतीय भाषाई समाचार पत्र नई दुनिया को लाने का श्रेय किसको है? वेब दुनिया को है, जो किसी भी भारतीय भाषा का पहला वेबसाइट है। यूनिकोड, ISCI तथा इंस्टीक्रेप नामक मानक को आधार बनाकर वेब दुनिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इस साइट में पाठकों की भागीदारी का भी ध्यान रखा गया। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, उसके लिए यह जरूरी नहीं कि उसके कंप्यूटर से जुड़े कीबोर्ड को हिंदी में टंकण की सुविधा हो। वेब दुनिया में संदेश रोमन कीबोर्ड पर टाइप करने पर पर्दे पर देवनागरी लिपि में अंकित नजर आते हैं। वेब दुनिया .com में पहले हिंदी सर्च इंजन वेब दुनिया खोज का लोकार्पण कब हुआ? 23 फरवरी 2000 को हुआ, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विभिन्न वर्गों के अंतर्गत हिंदी में दी गई सूचनाओं और विषय से संबंधित सामग्री की खोज कर सकता है। इसके माध्यम से बहुभाषी सेवाएं भी दी जा रही हैं। वेब दुनिया जैसी बहुउपयोगी प्रणाली ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि देवनागरी हो या विभिन्न भारतीय भाषाएं अधुनातन तकनीकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को विश्व के मानचित्र पर इंटरनेट तथा वेबसाइट के माध्यम से स्थापित करने का श्रेय नई दुनिया समाचार पत्र को है। किस समाचार पत्र को है? नई दुनिया समाचार पत्र को। तो हमने यहाँ पे जाना कि जो हमारी वेब दुनिया है, उसमें देवनागरी लिपि जब से स्थापित हुई है, तब से उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, और आज हमारे सामने जो हिंदी कंप्यूटर में देवनागरी लिपि का एक उत्तम रूप हमारे सामने आता है। तो हमने आज प्रयोजन मूलक के जो 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। चारों पार्ट में हमने देखा कि जो भी इसमें कंप्यूटर हो, चाहे पत्रकारिता हो, जो भी इस टॉपिक से दिया हुआ था, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।